बिहार से जो भी माइग्रेशन प्रवासी बिहारी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की स्थिति ये है कि एक टुकड़े जमीन पर जहाँ एक व्यक्ति को होना चाहिए, वहाँ कई 5 या 6 व्यक्ति हैं। प्रवास है बिहार का दूसरे राज्यों में, खासकर पंजाब में लोग जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, साउथ में भी जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं भारत में जहाँ की बिहारी मजदूर नहीं जा रहे हैं। बिहार से जो भी लोग गए हैं 15,000 की नौकरी में, वो खुश नहीं है, वो मजबूरी में वहाँ रह रहे हैं। न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम गोलघर बात बिहार की में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का मैं रत्नेश बहुत स्वागत करता हूँ। बिहार एक ऐसी धरती है जिसने महावीर को दिया है, जिसे चाणक्य की धरती कही जाती है, गौतम बुद्ध की धरती कही जाती है। लेकिन विडंबना देखिए, आजादी के इतने सालों के बाद भी आज भी बिहार से लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर दूर रोजी रोटी की तलाश करने के लिए चले जाते हैं, अपने घर परिवार से दूर चले जाते हैं। और आज के इस चुनावी सभाओं में पलायन को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन पलायन जस का तस आज भी बिहार के लिए हावी बनता चला जा रहा है। गोलघर बात बिहार के में आज इसी विषय पर चर्चा होगी, क्योंकि चुनाव आ गया है तो वादे भी सरकार खूब करेगी। आखिरकार पलायन रुकता क्यों नहीं है, कितने आंकड़े हैं, क्या पलायन की संख्या में कमी आई है, कई सारे प्रश्न हैं जिसे जानने के लिए हम एक बार फिर से अपने एक नए एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय सर के साथ जुड़ेंगे। एन कॉलेज के प्रोफेसर हैं और एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आज का हमारा जो विषय है वो पलायन का विषय है। पलायन जो बिहार के लिए अभिशाप भी कहा जाता है। इतने साल हो गए आजादी के, लेकिन आज भी पलायन निरंतर जारी है। सबसे पहले इसका कारण क्या हो सकता है सर पलायन का? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है जो बिहार से जो भी माइग्रेशन प्रवासी बिहारी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। आप इकॉनमी को एग्रीगेट इकॉनमी बना करके एम्प्लॉयमेंट बहुत नहीं बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में तो स्थिति ये है कि एक टुकड़े जमीन पर जहाँ एक व्यक्ति को होना चाहिए, वहाँ कई 5 या 6 व्यक्ति हैं। तो ये एक तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। ये कह सकते हैं कि आप एक ही आमदनी पर कई लोग पल रहे हैं। तो ये जो प्रवास है बिहार का दूसरे राज्यों में, खासकर पंजाब में लोग जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, साउथ में भी जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं भारत में जहाँ की बिहारी मजदूर नहीं जा रहे हैं। देखिए, पलायन 2 तरह का होता है। एक होता है अपने सब्सिस्टेंस के लिए जाना, ये 10,000 15,000 महीने की नौकरी मिल जाए या उस तरह की आमदनी हो जाए तो पलायन कर गए। तो आप ये कह रहे हैं कि आजीविका के लिए जा रहे हैं। और एक पलायन होता है जिसमें कि ब्लू कॉलर जॉब, जहां हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, हम उस प्रदेश में जाएंगे। तो ये जो पलायन का जो हिस्सा है बिहार से खास करके, वह नीचे तबके के लोगों का है। अगर वो पलायन नहीं करते हैं तो उनकी रोजी रोटी नहीं है यहाँ पर, वो भूखे मर जाएंगे। और ये पलायन जो है ये बिल्कुल सत्य है कि आज़ादी के बाद से इतने समय में ये रुक नहीं हो पाया है और ये बढ़ता जा रहा है। और मुझे आश्चर्य होता है जब बड़े बड़े नेता ये कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि पलायन हो रहा है, मजदूर जा रहे हैं। अरे भाई, ये गर्व की बात नहीं है। ये गर्व की बात कैसे हो सकती है जबकि आप अपने राज्य में उनको मुहैया नहीं करा रहे हैं खाने का। अब बगल के राज्य में आप देखिए, वेस्ट बंगाल में चले जा रहे हैं, केरला में जा रहे हैं। केरला की अपनी आबादी विदेश में जा रही है, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहे हैं। लेकिन बिहारी जो है दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए या छोटे मोटे स्किल लेबर के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत शर्म की बात है। सर, ये आंकड़े कितने बड़े हैं अगर देखा जाए? एक तरीके से कहा जाता है जो वर्तमान में सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट है, अलायंस का गवर्नमेंट है, इस सरकार में ये कहा जाता है कि जब नीतीश कुमार आए हैं सरकार में तब से पलायन का आंकड़ा घटा है। क्या सच्चाई है इसमें? क्या पलायन के आंकड़े घटे हैं? देखिए, पलायन के आंकड़े मुझे नहीं लगता है कि घटे हैं। वैसे एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है। ये हो सकता है कि वो जो पलायन का जो रेट है, वृद्धि दर जो है, वो शायद घटा होगा।
लेकिन आप टोटलिटी में देखेंगे तो पलायन बढ़ा है। हाँ, उसका वृद्धि दर जो है वो घट सकता है, वो घटा होगा, ये हम कह सकते हैं। आप यहाँ इंडस्ट्रीज उठा के देखिए ना, आपने सड़क का निर्माण किया, सड़क के मामले में आप नीतीश सरकार को आप बहुत अच्छा कह सकते हैं। आपने और भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उसका निर्माण किया है, लेकिन कहाँ कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए बिहार में आ रहा है? आप कहाँ प्रेरित कर रहे हैं? मैंने तो बीच में एक ये भी चलाया था कि जो प्रवासी बिहारी जो विदेश में हैं, उसका डेटा संग्रह किया जाए, और इस बात को लेकर के मैं मुख्यमंत्री से स्वयं मिला था एक प्रोजेक्ट को लेकर के कि जैसे केरला में, जैसे कि आपका ये यूपी में जो है इस पर आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो हमें ये पिछले इलेक्शंस के पहले की बात है, तो लोगों ने कहा कि नहीं, इस पर तो काम हो रहा है। तो जब काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, शायद मुख्यमंत्री चाहते भी होंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी शायद नहीं चाहती है, या ब्यूरोक्रेसी ढीली है इस मामले में, इसीलिए ये पलायन जो है, आप जब तक इंडस्ट्रियलाइज नहीं करेंगे तब तक ये पलायन जारी रहेगा। आपके एग्रीगेरियन इकोनॉमी में इतनी ताकत नहीं है कि इतने लोगों को एब्जॉर्ब कर सके। ये जो मजदूर जो आपको जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, वहाँ खेती में लग रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए कि वहाँ पर खेती जो है बिल्कुल मैकेनाइज्ड है। वहाँ पर खेती में भी स्कोप इतना ज़्यादा है कि यहाँ के मजदूरों को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये जो आंकड़े जो क्लेम कर रहे हैं लोग कि पलायन रुका है, पलायन की वृद्धि की दर जो है वो शायद कम हो सकती है। सर, एक सवाल ये है कि जब रोजगार की बात आती है तो कहा जाता है कि सरकारी नौकरियों में वैकेंसी दी जा रही है, बच्चे पढ़ाई करें, सरकारी नौकरी करें। तो क्या सरकारी नौकरी देने से पलायन सिर्फ रुक जाएगा बिहार में? देखिए, बिल्कुल नहीं रुकेगा। सरकारी नौकरी की भी सीमा है, उससे ज़्यादा आप सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। उसका भी आपको रोजगार देना है, स्वरोजगार देना है। हाँ, एक अभी मुख्यमंत्री का जो एक योजना आया महिला उद्यमिता का, वो हम कह सकते हैं कि आप कुछ राशि दे रहे हैं, उस राशि से महिलाएं जो है कुटीर उद्योग जो है उसमें लग करके कुछ रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं। हो सकता है कि 10-12 हजार रुपये महीने कमा सकती है। तो आपको इस तरह का प्रोत्साहन देना है, और बिना प्रोत्साहित किए हुए आप नहीं कह सकते हैं कि रोजगार में वृद्धि हो जाएगी। उसमें स्टेट को, चाहे जिसकी भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फलाना सरकार, कोई भी सरकार हो, सरकार को आगे बढ़कर के कदम उठाना पड़ेगा। जो नई शिक्षा नीति है जो प्रधानमंत्री की, उसमें भी आपको इनकम जनरेशन की बात कही गई है, रोजगार सृजन की बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि स्वरोजगार से संबंधित या उस तरीके का शिक्षा पद्धति होना चाहिए। ये इसे रोकने का बड़ा क्या प्लानिंग हो सकता है सरकार के पास में? या फिर ये भी हम सुनते हैं कि बिहार के मजदूर जो बाहर चले गए हैं, उनको वापस बुलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी एक मेंटलिटी वहां पे सेट हो गई है कि बिहार में रोजगार नहीं है भी तो पैसे नहीं है, तो इसलिए क्यों ना हम यही बस जाएं। कई तरह के पलायन भी हो रहे हैं, तो रोकने का सबसे बड़ा कारण सर क्या हो सकता है? देखिए, मेरा जो मानना है ना, बिहार से जो भी लोग गए हैं 15,000 की नौकरी में, वो खुश नहीं है, वो मजबूरी में वहाँ रह रहे हैं। अगर 15,000 उनको यहाँ मिल जाएगा ना, मैं तो कह रहा हूँ 12-13 हजार भी मिल जाए, तो यहाँ जो है रहने के लिए, आप यहाँ पर देखिए ना, गार्ड की नौकरी है, ड्राइवर की नौकरी है, कितना मिलता है, 12,000 रुपये में काम करने के लिए तैयार हैं। वही आप दूसरे प्रदेश में आप जाते हैं, ठीक है, आप दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में ड्राइवर क्या क्या मिलता है, अब 20,000 मिलता है, लेकिन लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है। वहाँ पर आपको खाने पीने की वस्तुएं महंगी हैं, और आप परिवार से दूर रहते हैं। तो अगर वो नौकरी यहाँ 15,000 में मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ व्यक्ति यहाँ से पलायन करेगा। ये तो हुआ मजदूरों का। शिक्षा के जगत में भी जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, एक समय था हमारे समय में जबकि एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं थी, और उसका नतीजा ये था कि दिल्ली में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बिहार के बच्चे जाके भर जाते थे। आप वहीं यूपी का आंकड़ा उठाइए, पहले की बात मैं कर रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम की बात, उस समय भी वहाँ पर 5 या 6 यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो वहाँ से जो है इनफ्लो जो है
दिल्ली में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कम हुआ करता था। तो आपको अपने प्रदेश को, आपकी अपने प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना होगा, एक बृहद कार्यक्रम लेके आना पड़ेगा, एक ऐसा कार्यक्रम जो यहाँ पर रोजगार लेबर इंटेंसिव हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें एब्जॉर्ब हों, इस तरह की बड़ी नीति बनानी पड़ेगी। और इस तरह से सोशल सिक्योरिटी के लिए जो पैसों का आप आवंटन करते हैं, अगर वही पैसे आप रोजगार, हाँ ये अभी बहुत अच्छा प्लान था इनका, ये जो कौन दीदी की बात, जीविका दीदी, हाँ वो बहुत बढ़िया है। इस तरह उसमें कई महिलाएं एब्जॉर्ब हुई हैं और अच्छा उनका हम कह सकते हैं उनकी स्थिति अच्छी हुई है। तो इस तरह के कार्यक्रम आपको लेके आने पड़ेंगे समाज के अंदर में, राज्य के अंदर में, तभी ये पलायन रुक सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति शौक से जाता है दूसरे प्रदेश में। सर, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि न सिर्फ मजदूरी करने के लिए, बल्कि जैसा आपने कहा शिक्षा के क्षेत्र में भी, इसके अलावा कई ऐसे सेक्टर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो मुझे लगता है कि बिहार में उस तरीके की अभी नहीं बन पाया है कि बच्चे यहाँ पर एक हायर क्लास का जो शिक्षा होता है वो ले पाए। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की कमी है, यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटीज आते हैं तो फैकल्टीज उतने अच्छे नहीं मिल पाते। जो बच्चे तो हमने देखा सर, यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। जब यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था तो यहाँ के सीएम तक को नहीं पता था कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इतने स्टूडेंट गए हुए हैं। तो इस तरीके कई ऐसे कोर्सेज है जिसके लिए बाहर छात्र जो है चले जाते हैं। तो क्या उसमें भी पलायन हो रहा है? उसको भी रोकने की जरूरत है? वो पलायन हो रहा है। आपकी इकॉनमी का पैसा जो है दूसरे प्रदेश में जा रहा है। एक समय था हमारे समय में कि बैंगलोर जाते थे बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, अब तो विदेश भी जाने लगे हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर यहाँ पर उस आधार का, उस ढंग का, उस लेवल का अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूट हो तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे बाहर जाएंगे। तो ये तो इस विषय में सोचना, देखिए प्रयास हुआ है इस गवर्नमेंट के द्वारा, हम ये नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी 2 आई हैं, मोतिहारी आई है, गया आई है। तो ये सफिशिएंट नहीं है, आपको 3-4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाना होगा। अब यहाँ पर सेंटर और स्टेट में दोनों जगह लगभग एक तरह की सरकार है। तो इसमें तो आना बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आने, अगर आप ये कहेंगे कि लाना मुश्किल है तो बड़ा अजीब होगा। आपको, आपकी सरकार दोनों जगह है, जब दोनों जगह सरकार है तो आप ये ला सकते हैं। बिहार की आबादी इतनी अच्छी खासी है, उसमें आप दो क्या, कम से कम 2-4 मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ आए हैं, यहाँ पर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। और आपका ये कहना कि लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो उस स्तर का नहीं है, ये भी बात सही है। हाँ, प्रयास हुआ है, लेकिन ये प्रयास की जो रफ्तार है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए, तभी जो है हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश जो है सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है हर मायने में। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात ये आ जाता है, आईटी हब बनाने की बात बिहार की जब जब आती है तो यहाँ के जो भी मिनिस्टर्स हैं आईटी के बारे में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है। जात को देखकर या जो भी हो उस तरीके से वो बना दिया जाता है। लेकिन जब आईटी का बात आती है कि जैसे नोएडा हो गया या फिर बेंगलोर जैसे शहर हो गए, लोग सोचते हैं कि बिहार में भी आईटी हब बने, तो उसके लिए कोई विजन सरकार के पास अब तक नहीं आ पाई, या प्रयास भी नहीं चल रहा है? इसके बारे में देखिए इस तरह की बातें जो है ना, पिछले काफी लंबे समय से, मुझे याद है 7-8 साल से तो चल रही है कि आईटी हब बनना चाहिए। और उसके लिए शायद एक जमीन भी शायद चिन्हित किया गया है पटना के आसपास, बेटा में। बेटा में ये आईआईटी भी गया और भी कई इंस्टीट्यूशंस गए हैं वहाँ पर। लेकिन बात यह है कि सिर्फ स्वप्न देखने से नहीं होगा। अगर आपने विजन देखा है आईटी हब बनाने का तो उसमें हाथ धो के उसके पीछे लगना पड़ेगा, तभी हो सकता है। हमारे पास एग्जाम्पल है बैंगलोर का, हमारे पास एग्जाम्पल है एक दूसरे जगह का, अभी आप जो चर्चा कर रहे हैं नोएडा का है। तो ये सब जो है इसमें प्रयास किया गया है, तभी ये फलीभूत हुआ है। अदरवाइज जो है आप सिर्फ सोचते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। तो और मुझे देखिए, मैं अभी हाल में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और ये एजुकेशन रोड में लेमन ट्री में, उसमें सेंटर के एक मिनिस्टर भी आए थे और वो प्रवासी
जो भारतीय खासकर जो प्रवासी बिहारी हैं जी। उस पर वो एक कॉन्क्लेव उन्होंने किया था, हुँ, उसमें बातें हुई थी। लेकिन इस तरह की ये छिटपुट घटनाएं या छिटपुट हम कह सकते हैं इंसिडेंट्स हो, छिटपुट ये आप ऑर्गेनाइज कराएं जी। तो उससे काम नहीं चलने वाला है। हुँ, इसमें आपको एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि बिहारी जो है पढ़ने लिखने में बहुत आगे हैं और इस पढ़ाई लिखाई का फायदा दूसरे प्रदेश वाले ले रहे हैं। आप वहाँ पर जाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, वहाँ की इकॉनमी जो है वो सही होती है और उसके बाद जब ये पढ़ लिख जाते हैं तो इनको यहाँ पर काम करने का अवसर नहीं मिलता है। तो ये फिर आप जाते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में और उसमें जो अच्छे खासे तेज हैं वो विदेश भाग जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, बी ग्रेड और सी ग्रेड, जिनका कहीं कुछ नहीं हुआ या जिनकी कुछ मजबूरी रही हो, फैमिली मजबूरी, वही व्यक्ति जो है वही बच्चे यहाँ नौकरी भी कर पाते हैं। तो ये रोकना पड़ेगा और इसमें मुझे लगता है कि जितनी भी पार्टियां हैं, जब राज्य हित की बात है तो सबको मिलकर के ये एक प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं कि फलाना की गवर्नमेंट है, दूसरी पार्टी की सरकार है, हम उसमें कोऑपरेट नहीं करेंगे। आप याद कीजिए हरियाणा के 3 लाल थे, बंसी लाल थे, एक थे देवीलाल, भजन लाल। जब हरियाणा की बात होती थी तो ये तीनों लाल मिल जाते थे। उसी तरह का कुछ प्रयास यहाँ आपको करना पड़ेगा। अगर सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे तो ये संभव नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे जदयू की सरकार हो या इन दोनों की मिली-जुली सरकार हो या फिर आप कह सकते हैं महागठबंधन की सरकार हो। इसमें संयुक्त प्रयास की बहुत जरूरत है। प्रशांत किशोर एक पार्टी बनाए हैं अपनी जनसुराज, वो इस मुद्दे को बड़ा उछाल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये संभव नहीं है। इतना जल्दी आप जितनी चीजों को आप कह रहे हैं कि हम कर देंगे, ये बहुत समय लग जाएगा। जैसे कई मिल इस वक्त बंद है बिहार में, मढ़ौरा का चीनी मिल हो गया, चंपारण में कई चीनी मिल है, इसके अलावा कई जगह पे सूता फैक्ट्री है। तो वो सब जब तक चालू नहीं होगा, किसी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को देकर अगर चालू कराया जाए तो शायद कुछ हद तक रुके। तो ये क्या सर प्रशांत किशोर का विजन बिहार में काम आ पाएगा? देखिए प्रशांत किशोर जी का जो स्टार्टिंग हुआ था ना, जी। उससे यहाँ की जनता थोड़ा आशान्वित थी कि शायद एक अलग प्रकार की राजनीति देखने को मिले। एक ऐसा व्यक्ति आए जो कि इन सारी पार्टियों से इतर होकर के राजनीति करे। उन्होंने पॉजिटिव जो है वादे किए, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वो अपने पथ से विचलित होकर के कुछ ऐसी बातें भ्रष्टाचार को लेकर के कर रहे हैं। तो अब जो है मुझे, मेरा जो आकलन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जी। तो ये लग रहा है कि उनके प्रति लोगों का रुझान जो है अब शायद कम होता जा रहा है। तो आप 3 साल तक आपने बिहार का पदयात्रा किया, अच्छी बात है। आप यहाँ के मसले को समझने के लिए एक बापू की तरह जो है आपने यात्रा की, वो भी ठीक है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि इलेक्शन के बाद आप इतने उतावले हो गए कि नहीं सत्ता हमें आ ही जाए। तो ये इनको अभी और वेट करना चाहिए था। ये इलेक्शन जो है ये अंत नहीं है। आप इलेक्शन के बाद भी अपना कैंपेन, अपना जो नीतिगत जो तरीका है उसको जारी रख सकते थे, अगले इलेक्शन में आते। तो ये जो जल्दबाजी किया है इनसे फायदा कम और नुकसान ज्यादा तो है। पलायन वाले विषय पर ये नहीं रोक पाएंगे जो ये दावे कर रहे देखिए हैं। बात ये है ना, 2 तरह के लोग हैं। इधर जो लीडरशिप है आपका बीजेपी और ये जदयू, जो एनडीए है, और एक तरफ आप जो है प्रशांत किशोर जी हैं, तीसरी तरफ जो है महागठबंधन है। तो लोगों को लगता है ना कि एक जो नेतृत्व है, परिपक्व नेतृत्व एनडीए का, वो हमें दे रहा है, इमीडिएट दे रहा है। सोशल सिक्योरिटी के जितने भी फायदे हैं वो मिल रहा है। दूसरी तरफ वादा किया जा रहा है, ये बात सही है कि वो सरकार में नहीं है तो वादा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं वो। तो अब लोगों को चुनना है, इन दोनों में से किसको चुना जाए। ये इलेक्शन जो है ये अंत नहीं है। आप इलेक्शन के बाद भी अपना कैंपेन, अपना जो नीतिगत जो तरीका है उसको जारी रख सकते थे।
अगले इलेक्शन में आते। तो ये जो जल्दबाजी किया है, इनसे फायदा कम और नुकसान ज्यादा तो होगा। पलायन वाले विषय पर ये नहीं रोक पाएंगे जो ये दावे कर रहे देखिए, हैं। बात ये है ना, दो तरह के लोग हैं। इधर जो लीडरशिप है आपका, बीजेपी और ये जदयू, जो एनडीए है, और एक तरफ आप जो है प्रशांत किशोर जी हैं, तीसरी तरफ जो है महागठबंधन है। तो लोगों को लगता है ना कि एक जो नेतृत्व है, परिपक्व नेतृत्व एनडीए का, वो हमें दे रहा है, इमीडिएट दे रहा है। सोशल सिक्योरिटी के जितने भी फायदे हैं वो मिल रहा है। दूसरी तरफ वादा किया जा रहा है। ये बात सही है, कोई सरकार में नहीं है तो वादा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं वो। तो अब लोगों को चुनना है, इन दोनों में से किसको चुना जाए। अब ये लोगों पर छोड़िए, लोग एक परिपक्व नेतृत्व को चुनते हैं या फिर प्रशांत किशोर को आजमाते हैं या फिर महागठबंधन को दोबारा मौका देते हैं। ये कहना अभी के समय में बहुत जल्दबाजी होगी। थोड़ा इलेक्शन आगे बढ़े, इलेक्शन की प्रक्रिया, तभी कुछ कहा जा सकता है। अंतिम सर प्रश्न ये होगा कि पलायन बिहार में कैसे रुक सकता है? एक छोटा सा आपके तरफ से कोई सजेशन हो किस तरीके से पलायन बिहार में। देखिए, पलायन रोकने का जो तरीका है ना, तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर लगना पड़ेगा। हमने पहले भी कह दिया है कि पार्टियां जो है अपना लाइन छोड़ करके इसमें जो है एक दूसरे को साथ देंगी। देखिए, राजनीति कई मुद्दों पर होती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, जैसे पिछले बार जो जनसंख्या सर्वे की बात थी, तो बहुत सारी पार्टियों ने, लगभग सारी पार्टियों ने एक मत होकर कहा कि हाँ, अब दबाव नहीं है, इच्छा से कहा हो या अनिच्छा से कहा हो, लेकिन पब्लिकली तो सबने एक्सेप्ट किया ही। उसी प्रकार पलायन पर भी आपको एक कंबाइंड स्टैंड, ये कंबाइंड जो है प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपको एक वृहद योजना बनानी पड़ेगी। आपको यहाँ का इंडस्ट्री जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ का इंडस्ट्री जो है, अब देखिए बिहार में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है मोटे तौर पर, क्या बहुत हद तक ठीक है। आपकी सड़कें ठीक है, बिजली की व्यवस्था ठीक है, तो आपको इंडस्ट्रीज के लिए और क्या चाहिए। रंगदारी वाला जो पहले का जो फेज था वो भी लगभग खत्म है। देखिए, छिटपुट तो बड़ा राज्य है, कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो वो सारा कुछ आपके पास है। अब आपको अट्रैक्ट करना है। अब आप ये जो सोचेंगे कि अपने से इंडस्ट्री लगाने के लिए लोग आएंगे, ये आपकी सोच गलत है। आपको एक सिंगल विंडो जो है फैसिलिटी देनी पड़ेगी। जो रेड टेपिज्म है, जो इसमें ब्यूरोक्रेसी में, जिसके डर से लोग पैसा लगाने के लिए नहीं आते हैं, उनको सहूलियत देना होगा, उनको टैक्स में रियायत देना होगा। ये सारा कुछ आप जब तक नहीं करेंगे, आप ये पर आपको एक यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इस इवेंट में आपको अट्रैक्ट करना होगा दूसरे देशों के दूसरे राज्यों के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, तभी यहाँ पर हो सकता है। अदरवाइज हाँ, आपको हम तो पहले भी कहें कि बिहारी प्रवासी जो विदेश में गए हैं, अच्छे खासे नंबर में हैं, वो उनकी इच्छा भी है कि बिहार में आके निवेश करें, तो उसको आपको टैप करना पड़ेगा। और वो एक दो छोटे मोटे निर्णय लेके नहीं हो सकता है, उसके लिए एक बड़ी योजना की जरूरत है। और ये तभी हो सकता है जब इकोनॉमिस्ट जो है यहाँ पर बैठेंगे, उस प्रैक्टिकल अप्रोच लगाएंगे, तभी हो सकता है। चलिए देखिए, गोलघर बात बिहार की में हम चर्चा कर रहे थे। आज का विषय पलायन का था। हमारे साथ प्रोफेसर संजय सर मौजूद थे। एन कॉलेज के प्रोफेसर हैं, एक्सपर्ट हैं, और ऐसे ही तमाम मुद्दे गोलघर बात बिहार की में हम लाते रहेंगे। आपको क्या लगता है, पलायन बिहार में रुकेगा या फिर ऐसे ही बिहार के मजदूर, प्रवासी मजदूर बनते रहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद।